गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 कृषि। इसके पहले के पार्ट में हम कृषि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज भी हम कृषि का दूसरा भाग देखने वाले हैं और इस कृषि में जो अध्याय में कुछ मुद्दे बचे थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम इसके पहले देख चुके हैं कि कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं, इनकी जानकारी हम पहले भाग में ले चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि कृषि प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रम आते हैं, साथ साथ में इस प्रक्रिया को जैसे कि कृषि करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। और ये भी हम पढ़ेंगे कि दुनिया भर में बहुत सारी जगह कृषि तो की जाती है, लेकिन उनका करने का तरीका बेहद या बिल्कुल अलग होता है। आज हम इस कृषि में दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक बात है कि भारत में किस प्रकार से कृषि की जाती है और किस प्रकार से सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। साथ साथ में दुनिया में जो शक्तिशाली देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां किस प्रकार से खेती की जाती है, उन दोनों मतलब भारत में खेती और अमेरिका में खेती, इनकी दोनों की हम तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अध्याय 14 कृषि और भाग दूसरा, इसमें हम देख रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 कृषि और उसका यह दूसरा भाग है। और इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाणिज्यिक कृषि, मुख्य फसलें, कृषि का विकास, कृषि, भारत और अमेरिका, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि हम किसे कहेंगे कि इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। मतलब क्या होता है कि अपने निर्वाह के लिए तो किया जाता है, साथ साथ में जो अतिरिक्त जो सरप्लस फूड होता है, सरप्लस उत्पादन होता है, वो विक्रय हेतु मतलब बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन लिया जाता है। और विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग यहाँ किया जाता है, क्योंकि कम जमीन पर इसका उत्पादन लेना मुमकिन नहीं होता और इसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आता है। मतलब पूंजी, अधिक पूंजी का भी इस्तेमाल यहाँ करना पड़ता है। और अधिकांश जो कार्य होते हैं मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। और इस वाणिज्यिक कृषि में हम देखते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है और रोपण कृषि होती है। तो इन सभी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि हम किसे कहेंगे। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, ये बात तय है। और फसलें जो जनरली होती है गेहूं और मक्का जैसी फसल यहाँ ली जाती है। उदाहरण के लिए दिए अलग भी फसलें ली जा सकती है वाणिज्यिक तौर पर। और ये जो प्रमुख क्षेत्र है ये वाणिज्यिक कृषि का इस्तेमाल करने वाले जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान और ये क्षेत्रों सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। क्योंकि मतलब कि जब बड़े बड़े जमीन के भूखंड होते हैं तो यहाँ विरल आबादी होती है और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। अगर बहुत ही ठंड होती है तो ये फसल के जो वर्धन काल होता है, मतलब कि जो बढ़ोतरी का जो काल होता है, इसको बाधित करती है और केवल एक ही फसल इसमें उगाई जाती है। और वाणिज्यिक कृषि में हम देख रहे हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि की हम देखते हैं कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो इस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। और इस प्रकार की जो खेती करने वाला जो इलाका है, प्रदेश है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, इस प्रदेशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। दूसरा प्रकार है रोपण कृषि है। जो इस कृषि में क्या क्या किया जाता है कि चाय है, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, इसकी एकल फसल मतलब एक सिंगल फसल ली जाती है। और बड़े पैमाने पर यहाँ श्रम और पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रोपण कृषि है और इसको समय भी ज़्यादा लगता है और इसके लिए ज़मीन भी ज़्यादा लगती है, श्रम ज़्यादा लगता है, पूंजी की भी बड़ी भारी मात्रा में इस आवश्यकता होती है। उत्पाद का जो प्रसंस्करण होता है खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है, क्योंकि जैसे मतलब चाय है, चाय के पौधे होते हैं, चाय के बागान होते हैं, उनके पास ही चाय पर प्रक्रिया करने वाले कारखाने होते हैं।
इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि इसके बिना, ट्रांसपोर्टेशन के बिना यहाँ का जो माल होता है, उत्पादित जो माल होता है, वो मार्केट में, बाजारों में सप्लाई करना मुश्किल होता है, और इसीलिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होना जरूरी होता है। इस प्रकार की जो रोपण कृषि होती है वो मुख्य क्षेत्र जो होते हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मलेशिया में रबड़ लिया जाता है, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। कहवा भी एक प्रकार का मतलब पेय फसल होती है, जो जिस प्रकार से चाय है उसी प्रकार का ये ब्राजील में इसका उत्पादन लिया जाता है। मुख्य फसलें की जब हम बात कर रहे हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ती है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उनके खाने वाले मुंह भी बढ़ जाते हैं, तो खाने वाले मुंह को हमको समाधान करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए वो अनाज का भी उत्पादन होना लेना बहुत ही जरूरी है। और जो फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति करते हैं, और खाद्य फसलें जो होते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा होते हैं। रेशेदार फसलें जो होते हैं जूट और कपास होते हैं। पेय फसलें जो होते हैं चाय और कहवा होते हैं। तो ये कुछ प्रकार के फसलें हैं। मुख्य फसलों की हम बात कर रहे हैं, या सबसे पहले बात करते हैं हम चावल की। दोस्तों, यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है, ये जनरल बात है, और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार भी है। इसके लिए जलवायु देखिए किस प्रकार की चाहिए, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की भी आवश्यकता होती है। मृदा देखिए, यहाँ चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल को रोकने की जो क्षमता होती है, इस प्रकार की अगर है तो इसका अच्छी तरह से पोषक वातावरण हो सकता है। अग्रणी देश होते हैं, जैसे चीन में इसकी फसल ज़्यादा की जाती है और इसीलिए यह अग्रणी देश है। अन्य देशों में जैसे भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। अगर भारत की हम बात करते हैं तो जहाँ अनुकूल जलवायु दशाएं जो होती है, जैसे मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु प्राप्त है। दूसरा प्रकार है गेहूं, जो मुख्य फसल में हम देख रहे हैं कि गेहूं, तो इसके लिए जलवायु जो चाहिए, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। शस्य कर्तन का मतलब होता है कि जिस वक्त हम उसको काटते हैं, जिस वक्त हम कटाई करते हैं, उस वक्त तेज धूप की आवश्यकता होती है। मृदा की हम बात कर रहे हैं तो इसका विकास होता है, जनरली जो विकास होता है सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, और इसीलिए इस प्रकार की अगर मृदा है तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और इस प्रकार की जो खेती है या गेहूं का उत्पादन लेने वाले जो देश है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसका उत्पादन लिया जाता है। भारत में जनरली शीत ऋतु में इसका उत्पादन लिया जाता है। अगली मुख्य फसल है मिलेट। ये मिलेट कोई एक प्रकार की फसल नहीं है, उसमें ज्वार, बाजरा और रागी जैसे उत्पादन आते हैं। तो इसके लिए मृदा है कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और जलवायु चाहिए इसके लिए कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता होनी चाहिए। और उत्पादक जो देश होते हैं जो भारत में भी उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, तो और नाइजीरिया में चीन, नाइजर और ये अन्य उत्पादक देश होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक कुछ और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ भी पाई जाती है। तो ये कॉर्न के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान के तौर पर जानकारी। अगली फसल है मक्का। तो ये मक्का की जब हम बात करते हैं, इसके लिए तापमान जो है मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, अधिक धूप की आवश्यकता होती है, और मृदा सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की इसके लिए आवश्यकता होती है। और उत्पादक जो देश होते हैं उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और भारत, मेक्सिका जैसे देशों में इसका उत्पादन लिया जाता है। कपास है, ये भी एक मुख्य फसल है जो इसके लिए तापमान की जरूरत होती है, जैसे कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और मृदा है काली और जलोढ़ मृदा इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसके लिए पोषक होती है। और
कपास का उत्पादन करने वाले जो मुख्य देश होते हैं जैसे चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। और यह कपास है, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं ये कपास पर निर्भर होते हैं। कपास का ही कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पटसन है, ये इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी महंगा होता है और इसके लिए मृदा है जो जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, जिसके जो ऐसी मृदा जिसमें पानी को पकड़ के रहने की क्षमता होती है। और जलवायु जो होता है उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। और प्रदेश जो है जनरली उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इसकी फसल ली जाती है। अग्रणी उत्पादक जो देश होते हैं वो भारत है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश ये पटसन के अग्रणी उत्पादक देश के रूप में जाने जाते हैं। कॉफ़ी ये भी एक प्रमुख फसल है और इसके लिए जलवायु चाहिए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मृदा है जो सुअपवाहित दोमट मृदा तथा वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। और अग्रणी देश जो होते हैं वो ब्राज़ील, अन्य देशों में हम देखते हैं कि कोलंबिया और भारत में भी इसका उत्पादन लिया। दोस्तों, कॉफ़ी के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी होती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी के उत्पादन, जो कॉफ़ी की खोज के विषय में भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हमको मिलती है, जैसे कि 850 में काल्दी नामक का एक अरबवासी था जो अपनी बकरियां को चराने के लिए लेकर जाता था। तो अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर वो परेशान था और एक दिन उसने भी जो पत्तियां बकरियों द्वारा खाई गई थी उसको भी उन्होंने खा लिया और उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ ऐसी तेज और ये फ्रेशनेस या तमसा तरतरित होने लगा था, उसको फ्रेश लगने लगा था। और इस तरह से उसको लगा कि अभी ये बकरियां जो खाती है इसके लिए उनको एक क्या है, उनकी जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते थे और इस प्रकार से इस कॉफ़ी का आविष्कार हो गया है जैसे। और उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में उन्होंने संसार को बताया। तो इस प्रकार से वो ये मुख्य फसल जो कॉफ़ी है उसकी एक रोचक कहानी यहाँ दिखाई गई है। हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा कब किसको कहते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तब हम बोलते हैं उसको खाद्य सुरक्षा। तो इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा का भी ये अर्थ हम समझ। चाय है, ये प्रमुख पेय फसल है और ये बागानों में उगने वाली फसल है और इसके लिए जलवायु है कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और मृदा है सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो इनको पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। तो ये हो गए चाय के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। कृषि का विकास की हम बात कर रहे हैं। तो जो कृषि का जो विकास होता है इसका संबंध बढ़ती जो जनसंख्या होती है इनकी मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना, उनको बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना बहुत ही जरूरी होता है। और यही एक उनके जरूरत को पूरा करने के लिए एक किए गए प्रयास में से ही एक है। यह तरीकों से हम विभिन्न तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर बढ़ती जनसंख्या को अपने को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है तो बोए गए क्षेत्र में विस्तार करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कृषि क्षेत्र में लाना है, बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाना है, सिंचाई की सुविधाओं जो होती है उसमें सुधार करना है, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना है। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू भी है और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि जब कृषि से हम उत्पादन लेते हैं तो इसका मतलब हमारा मकसद यही होता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है और जो ज़रूरत होती है उन लोगों को ये खाद्य देना, उनको अनाज देना, ये प्राथमिकता ये खाद्य सुरक्षा की होती है। कृषि का विकास हम देख रहे हैं कि यहाँ कृषि का जो विकास होता है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से होता है।
और अधिक जनसंख्या वाले जो विकसनशील देश होते हैं यहाँ तो अधिकतर गहन प्रकार की कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए ही केवल फसलें उगाई जाती है। लेकिन बड़ी जोतें जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ये होगी वाणिज्यिक प्रकार की जो खेती। आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म जो मशीनीकृत जो खेती है, इस प्रकार से मशीनों का इस्तेमाल करते हुए खेती की जाती है। दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि कृषि जो होती है भारत में और अमेरिका में किस प्रकार से की जाती है, ये दो उदाहरण के साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि ये भारत में कृषि की जाती है, भारत की कृषि, और एक है यूएसए की कृषि। तो उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा किसान है जिसका नाम है मुन्नालाल, और यूएसए का जो किसान है उसका नाम है होरन। तो बात करते हैं मुन्नालाल। इसका जो आवास है, मुख्य गांव है, वो गांव में रहता है। इसके पास 1.5 हेक्टेयर का फार्म है और अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एकांतर बार वो खरीदी करता है। उसकी भूमि उर्वर है, मतलब सुपीक है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें लेता है। सामान्यतः गेहूं, चावल, दालें उगाता है और अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से सलाह लेता है कि किस प्रकार से कृषि करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार की वो सलाह अपने मित्रों से, अपने उम्र से बड़े लोगों से और साथ साथ में कृषि अधिकारियों से वो सलाह लेता है। अभी दूसरी बात कर रहे थे हम होरन की। जो इस यूएसए में कृषि का जो प्रारंभिक फार्म का आकार होता है जनरली 250 हेक्टेयर होता है, और जनरली किसान फार्म में ही रहते हैं और वहाँ मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर जैसी फसलें ली जाती है। यूएसए के जो अयोवा राज्य का एक किसान जो होरन है उसके पास लगभग 300 हेक्टेयर भूमि है। वह खेत में मक्का तब उगाता है जब मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर सके, तभी लेता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर मृदा और जल इस संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही उपयुक्त हो जाएगा, पोषक हो जाएगा, तो उसकी फसल वो लेना शुरू कर देता है। कीटनाशक का भी वो पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करता है ताकि उसकी फसल बच सके कीड़ों से। समय पर मृदा परीक्षण करता है और वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में उनको मदद करते हैं। और उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर भी देता है, जिससे उसको मदद मिलती है कि किस जमीन पर, मतलब किस खेत के भाग पर कीड़ का प्रभाव हुआ है, तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो उसको वो कंप्यूटर से उपग्रह जोड़ने के कारण उसको यथार्थ तस्वीर उसको मिल जाती है। दोस्तों हम याद रहे हैं कि कृषि जो भारत में है जुताई के लिए भाड़े या ट्रैक्टर पर लेता है कौन, मुन्नीलाल, और सिंचाई के लिए पास के नलकूप को भाड़े पर भी लेता है और वो किराया भी देता है क्योंकि उसके खेत पर नलकूप नहीं है। उसके पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है और उस सहकारी भंडार का सहकारी समिति का वो सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपयोग और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देते हैं। कृषि के सभी कार्यों में घर के सभी सदस्य उसकी सहायता भी करते हैं। बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए उसको ऋण भी लेना पड़ता है। यहाँ हम होरन की बात कर रहे हैं। यह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसको मदद मिलती है कि कहाँ, जब उसको उपग्रह से उसके कंप्यूटर से जुड़े होने के कारण उसको यथार्थ तस्वीर मिलती है। और वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर, इनका इस्तेमाल कृषि के विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वयंचलित जो अन्न भंडार में वो संचित कर लेता है अथवा बाजार में अभिकरणों में, मतलब जो दलाल लोग होते हैं उनके माध्यम से वो भेज देता है। यूएसए में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है और न कि खेतिहर किसान की तरह। मतलब क्या है, यूएसए में जो खेती होती है वो एक व्यवसाय होता है, वो उनका बिजनेस होता है। लेकिन भारत में परिस्थिति कुछ भिन्न है। जैसे
जो मुन्नीलाल है वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। कभी कभी क्या होता है कि उसके पास भंडारण की सुविधा न होने के कारण बाजार में भाव न होते हुए भी वो उसको मजबूरीवश उसको बेचना पड़ता है। और हाल ही के वर्षों में अगर हम देखेंगे, सरकार ने कुछ भंडारण की सुविधाओं के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। मतलब क्या है, स्टोर जिसको हम गोडाउन बोलते हैं, गोडाउन जैसी जैसी सुविधा है मुहैया की गई है कुछ कुछ गाँव में। दोस्तों, इस प्रकार से हम इस अध्याय के कुछ जो जिस प्रकार की खेती होती है, गहन कृषि होती है, निर्वहन कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि होती है, इसको समझने की कोशिश की है। साथ साथ ही में हमने ये भी पढ़े हैं कि भारत में जो कृषि होती है और अमेरिका में होती है, इसमें क्या क्या फ़र्क होता है। और इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत में इस प्रकार की पारंपरिक तौर पर खेती की जा सकती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ये विस्तृत मैदान पर खेती की जाती है। और साथ साथ में वो इनोवेटिव या अद्ययावत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब आप देख सकते हैं कि छिड़काव करने, कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए या उर्वरक को छिड़काव करने के लिए वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये अध्याय आपको समझ में आया है। इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं।